सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल इंडिया अपडेटेड। आज हम बात करेंगे स्लोबलाइजेशन की। ये वर्ड में भी आपने सुना होगा या आप नहीं भी सुन सकते हो, मतलब आपको सुनने में ये नहीं पता होगा कि हाँ स्लोबलाइजेशन नाम का कोई वर्ड भी है। लेकिन आज आपको बता दूं कि इस वर्ड का बहुत ही ज़्यादा, ये वर्ड अब आपके पीछे ही खड़ा है। और ये क्या है स्लोबलाइजेशन, इसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है दैट स्लोबलाइजेशन इज़ द न्यू ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत ही अच्छे डिटेल्स में, साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टेक्निकल वर्ड है क्या। इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं, विवेक उपाध्याय। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि कुछ हमारे स्टार कमेंट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं हमें। तो ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि हमारे साथ आप भी खड़े हैं इस मिशन में। ये वीडियोस ज़्यादातर उन लोगों के लिए हम बनाते हैं गाइस, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है और जिनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। वो ज़्यादा एज अ फ्रेंडली डिस्कशन से ज़्यादा समझते हैं, टीचिंग से कम समझते हैं। और स्पेशली वैसे लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। सो प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, इसको शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, वैसे लोग जो कि सरल भाषा में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं। गाइस, स्टार कमेंट्स में हम बात कर रहे थे, दीपक मेहरा को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने हमारा जो पिछला वीडियो रहा भारत का खजाना, हमने फंड्स ऑफ इंडिया बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हमारा देश चलता है, इतना पैसे आते कहाँ से, क्या रिसोर्सेस है। तो उसमें इन्होंने कमेंट किया कि इनका वीडियो, इनको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो। एंड उसके बाद पूजा जी कहती हैं, पूजा जी ने कमेंट किया है, उन्होंने थैंक यू बोला इंडिया अपडेटेड को। हम भी आपको आभार व्यक्त करते हैं पूजा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कमेंट। एंड फाइनली शिवम कुमार कहते हैं कि उनको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, कमेंट दिया। एंड उसके बाद मैं आप सभी से, जो भी अभी नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी कमेंट करके अपने विचार दे सकते हो और स्टार कमेंट्स में आ सकते हो गाइस। तो आप अगर नए हो वीडियो में तो प्लीज़ लाइक कर देना। आज के कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, स्लोबलाइजेशन क्या है, ये आखिर बदलाव ग्लोबलाइजेशन से स्लोबलाइजेशन आया क्यों, इंडिया की क्या पोजीशन है। एंड फाइनली मैं अपना ओपिनियन रखूंगा गाइस। 1970 का दौर था, दुनिया बहुत तेज़ी से बदली, एक नया वर्ड सुनने में आया, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हिंदी में कहते हैं इसको। इसका सिंपल अर्थ ये था कि दुनिया अब सिर्फ कुछ ब्लॉक्स में बट के नहीं रह गई। सिचुएशन ऐसी नॉर्मल नहीं थी, कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आपको पता होगा अमेरिका एंड रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर ने जिस तरीके से पूरे वो दुनिया में तबाही मचाई थी, और कोल्ड वॉर ने जैसे ब्लॉक्स में इस दुनिया को बांट दिया था, इससे प्रभावित हुआ आम जिंदगी, इससे प्रभावित हुए बाजार, और इससे प्रभावित हुई पूरी दुनिया की संरचना। तो इन सब से अभी हम उभर ही रहे थे, एक हम एज अ फैमिली की तरह, पूरा वर्ल्ड एज अ फैमिली की तरह उभरने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए विकास चाहिए था, विकास करने के लिए हमारा एक होना ज़रूरी था। एक नया वर्ड आया 1970s में, ग्लोबलाइजेशन। चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत दिन से चल रही थी, औद्योगिकरण ने दुनिया को बहुत तेज़ी से बदला था, ग्लोबलाइजेशन ने सारे बॉर्डर्स तोड़ दिए। जितने भी बॉर्डर्स थे, जितने भी फर्म्स एक जगह इकट्ठा होकर सिर्फ अपने देश में प्रोडक्टिविटी कर रहे थे, वो चीज़ें बदल गई। यूरोप की चीज़ें इंडिया आ गई, एशिया आ गई, एशिया की चीज़ें यूरोप चल गई, अमेरिका चल गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई। मतलब चीज़ें, बॉर्डर टूट गई, बॉर्डर कोई बाजार नहीं रह गया, सब कोई कहीं भी जाके व्यापार कर सकता था, टैरिफ्स घटा दिए गए। एंड देयर आर सेवरल चेंजेस। इस दुनिया ने एक नए तरीके का दौर देखा ग्लोबलाइजेशन का। ये एक गोल्डन एज था 1990 से 2010 का। इस टाइम पर कॉमर्स जो है, जो व्यापार है, अपने चरम पर था। कॉस्ट शिफ्टिंग ऑफ गुड्स एंड शिप्स एंड प्लेन्स एंड शिप्स के इस्तेमाल किए जाने लगे, चीज़ें सस्ती मिलने लगी, फ़ोन कॉल्स सस्ते हो गए, टैरिफ्स कट कर दिए गए, एंड पूरा जो मार्केट है वो लिबरलाइज्ड हो गया। लिबरलाइज कहने का मतलब है कि उसमें छूट दे दी गई, कानून में छूट, क्योंकि देश में बहुत कानून होता था। इवन आपको इंडिया की बात करते तो 1991 में हम लिबरलाइज करते हैं, 1991 में, बहुत देर से। उससे पहले हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रही है। हमने अपना जब बाज़ार खोला, पूरा सिनेरियो बदल गया गैस। पहले देश के पास पैसे बहुत कम होते थे, विदेशी कंपनियों ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट किया और उससे अपने को भी प्रॉफिट कमाया और हमारे देश को भी दिया। और इसी तरीके से सेम जो भी न्यूली कंट्री, जो भी आज़ाद हो रहे थे,
टाइम पर सबके साथ यही चीज़ें हुई। तो ओवरऑल हमने देखा कि पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से एक परिवार की तरह गरीबी से, भुखमरी से लड़ने के लिए सामने आई। और एम्प्लॉयमेंट की बात हो, गरीबी हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटी। सिचुएशन ये बन गया कि इन्वेस्टर्स घूमने लगे, इन्वेस्टर्स अब भटकने लगे थे दुनिया में, और कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन थी चीज़ें लेने की। अब कोई एक प्रोडक्ट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं था, आपके पास हज़ारों ब्रांड्स थे, आप उनमें से कोई एक अपने लिए बेटर चुन सकते थे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ गाइस। ये असर था ग्लोबलाइजेशन का, ये जादू था ग्लोबलाइजेशन का। पूरी दुनिया एक फ्रेंड, एक कम्युनिटी की तरह उभरी, और हमने मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल को गरीबी से निकाला। ऑल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जिसने पता नहीं करोड़ों अरबों जिंदगियां बदल दी। ठीक है, वैसे लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी, वो चीज़ें आसान हो गई। डेली की लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुगम हो गई, एंड इसने एक बहुत ही मैस पॉजिटिव चीज़ें दी पूरी दुनिया को। बट यहाँ पर एक और सिनारियो था कि क्लाइमेट चेंज का हमें असर देखने को मिला इतने दिनों से इस तरीके से, क्योंकि जब इतना हेवी प्रोडक्शन हुआ, जब सबको छूट मिल गई, लोग इन्वेस्ट करके नया नया इनोवेशन के जरिए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हमने बहुत ही ज़्यादा क्रूड ऑयल बर्न किया, हमने कोल बर्न की, क्योंकि हमें गरीबी दूर करनी थी इस दुनिया की। तो इसके चक्कर में हमने क्या किया, हमने क्लाइमेट चेंज से पंगा ले लिया, क्लाइमेट चेंज को इनवाइट कर लिया गैस। हम अपनी दुनिया को ही धीरे धीरे खाने लगे। इन्वायरमेंट, हमारा क्लाइमेट, पेड़ पौधे, नदियाँ, सब चीज़, एवरीथिंग हमने क्या किया, पॉल्यूट करना शुरू कर दिया। और ये इसकी एक निगेटिव इम्पैक्ट रही। ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, इससे ये कैसे जुड़ी हुई है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले इसका पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन आप थोड़ा मोटा मोटी समझ जाओ। एक मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे दुनिया आगे बढ़ी है। मैं आपको बताया वर्ल्ड वॉर से, वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे कोल्ड वॉर ने ब्लॉक्स में बांटा, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, जबकि गरीबी दूर करने की ज़रूरत थी, पूरी दुनिया एक होकर उभरी, बहुत सारे नए देश आज़ाद हुए, उसके बाद बाज़ारों पे भी असर पड़ा। ठीक है, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने आपको बताया, और नेगेटिव इम्पैक्ट हमने बहुत ही महंगा कॉस्ट चुकाया। हम जिस घर में रहते हैं उसी घर को गंदा करके और लायक नहीं छोड़ के। जी हाँ गैस, ये बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको जीने लायक सच में नहीं छोड़ा है। पॉल्यूशन, हर तरीके का पॉल्यूशन, वो चाहे एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह वाटर पॉल्यूशन हो, हमने अपने पीने का जल को, जो जीवन का आधार है, उसको भी नहीं छोड़ा। इस तरीके का विकास हमने करने की कोशिश की। और आप कह सकते हो कि हमने विकास तो सही करने की कोशिश की, पर हमारा तरीका शायद गलत था। लेकिन एनी हाउ हम फाइनली इन सब चीज़ों से उभरे। लेकिन इस क्लाइमेट चेंज ने, इस तरीके के रवैये ने हमारा जो हमने अपने एनवायरनमेंट को, हमने अपने वातावरण को इज्जत नहीं दिया। आज पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से जूझ रहा है गैस। ये गलती आप मानो या नहीं मानो, हम एक किसी पर्टिकुलर नेशन को ये बात कह सकते हैं कि उसकी गलती है, लेकिन क्या आप ये दावा कर सकते हो कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो, आपके घर के आसपास कूड़े नहीं होते? हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गई है गैस। आप देखो, हमारा बोलने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, रहने का तरीका, सब चीज़ें बदल गई। और इसका सबसे बड़ा असर, ये असर है ग्लोबलाइजेशन का। यूरोपियन म्यूज़िक, यूरोपियन चीज़ें फ्लडेड होने लगी। और कहीं ना कहीं तो ये, इसको मैं इस डिबेट में नहीं जाने वाला कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन पूरी दुनिया ने इसका रिजल्ट देखा कोरोना वायरस के तरफ से। जैसे पूरे आज तक पूरे वर्ल्ड में कभी, पूरे हिस्ट्री में कभी ऐसा आउटब्रेक, ऐसी पैंडेमिक देखने को नहीं मिली थी जैसा इस बार हमने कोरोना वायरस के लिए देखा। इसी बीच जो ट्रेड वॉर चल रही है चाइना एंड अमेरिका के बीच में। अब गाइस देखो, पहली बात तो ये दो बड़े देश हैं, बहुत बड़ी। अमेरिका जो कि पहले से सिरमौर रहा है दुनिया में बाजार को और इकोनॉमी को लेके। चाइना बहुत तेज़ी से उभरता हुआ दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि आने वाले टाइम में पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। इसने अपने सस्ते सामानों को, इसने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को इस तरीके से बाढ़ की तरह पूरे दुनिया में फैलाया कि आज इसकी इकोनॉमी अपने अलग ही अंदाज में बह रही है। और आज चाइना किसी से डरता नहीं। चाइनीज़ गवर्नमेंट थोड़े डिफरेंट तरह के, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो प्रसारवादी है, एक्सपेंशनिस्ट है। उनको अपनी नीतियाँ फैलाना ज़्यादा पसंद
रखता है। तो आप देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर से ब्लॉक्स में बट रही हैं। एक तरफ जहां डेमोक्रेसीज हैं जैसे कि अमेरिका है, उसी तरह कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो इन लोगों ने अपने अलग अलग पॉलिसीज, चलिए अभी तक ग्लोबलाइजेशन के तहत ट्रेड बहुत अच्छे से हो रहा था, बट यहाँ पे डिफरेंट सैंक्शन लगा दिए गए। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, लेकिन आप बस इतना जान लो कि एक व्यापारिक युद्ध इन दोनों के बीच में छिड़ गया है। एंड ये टैरिफ वॉर्स, एक बढ़ा रहा है टैरिफ अपने लिए, दूसरा उसके लिए। तो ये ऐसे टैरिफ्स बढ़ा के एक दूसरे की गुड्स महंगा कर रहे हैं ताकि उनके इकोनॉमी पे सीधा असर पड़े और उनके सामान ना बिके। इसका मेन असर क्या हो रहा है गाइस? ये हो रहा है स्लोबलाइजेशन, मंदीकरण आप कह सकते हो। ये मंदी आ रही है, स्लोबलाइजेशन। स्लो इसको इसलिए कहा गया है स्नेल के लिए, ठीक है। एक घोंगा होता है, घोंगा कैसे रेंगता है, वो स्लो चलता है। तो हमारी वर्ल्ड की इकोनॉमी बिल्कुल उसी तरह हो गई है। क्यों? क्योंकि अभी अचानक बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहले तो जो ट्रेड वॉर हमने देखा, अमेरिका एंड चाइना जो दो बड़े जाइंट है, एक जो पहले से एस्टैब्लिश जाइंट है और एक उभरता हुआ जाइंट है। तो इनके बीच में बहुत सारे ऐसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ है, अफ्रीका जैसे कंट्री जो पिस के रह जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा इन पर इम्पैक्ट पड़ रहा। अभी हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में कुछ मैप से समझने की कोशिश करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने जो मैप्स निकाले हैं, जो ग्राफ्स निकाले हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मतलब है गाइस कि मंदी आ गई है इकोनॉमी में, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आ गई है मंदी, और इसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया है स्लोबलाइजेशन। और इसीलिए कहा गया है दैट स्लोबलाइजेशन इज न्यू ग्लोबलाइजेशन। मतलब जिस तरीके से बहुत तेजी से हमने विकास किया, उसी तरीके से अब हम बहुत ही ज़्यादा स्लो, हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो अभी कोरोना वायरस, पूरी दुनिया जैसे लॉकडाउन है वो है, और इससे पहले जो चाइना एंड अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहे हैं वो है सबसे बड़ा कारण गैस। चलिए देखते हैं अब ये काम कैसे करेगा। तो द न्यू वर्ल्ड विल वर्क डिफरेंटली। अब जो नया वर्ल्ड है वो दूसरे तरीके से काम करेगा। स्लोबलाइजेशन लीड टू डीपर लिंक्स विद इन रीजनल ब्लॉक्स। अब ये रीजनल क्यों बात करिए? क्योंकि अब लोग रीजन, अब हर एक देश अपने छोटे छोटे रीजन्स पे फोकस करेंगे। लाइक इंडिया अब फोकस करेगा अपने, देखिए आप हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की। आपको सिग्नल समझ में आ रहे हैं? कोशिश करो समझने की। हम पहले हम आत्मनिर्भर होने की बात करते थे आज़ादी से पहले, उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया और अपने देश की गरीबी दूर की। आज हम फिर आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। इसके पीछे अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है अब पूरे दुनिया को एक दुनिया की तरह, एक फ्रेंड की तरह नहीं रहने देगा। ये फिर से कोल्ड वॉर की तरह एक रीजनल ब्लॉक बना देगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? द प्रिंसिपल दैट इन्वेस्टर्स एंड फर्म्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। पहले जो इन्वेस्टमेंट्स और फर्म्स जो है वो बिना किसी नेशनलिटी के इक्वली ट्रीट किए जाते थे किसी भी कंट्री में, कोई भी इन्वेस्टर। आज वो चीज़ें नहीं रहेगी। आप देखो हुआई एक कंपनी है जिसको चाइनीज़ कंपनी है जिसको अमेरिका अभी बहुत उसको उन्होंने अमेरिकन्स ने उनको बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं उनके ऊपर, ठीक है। और उसी तरह चाइनीज़ कंपनी ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगाया है। तो ये जो वॉर चल रहे हैं, ये जो आप कह सकते हो एक तरीके का डिसरिस्पेक्ट है, जो अनादर कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से एक दूसरे को ये दिखा के कि आप नहीं, आप सही नहीं हो, आप सही नहीं हो, इस तरीके से तो हम वो फ्रेंडली माहौल ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं वो रीजनल ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट रही है, खेमों में बांट रही है। एक तरफ अमेरिका और कुछ देश, दूसरी तरफ चाइना और कुछ देश। और ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। और गैस तैयार हो जाइए नई तरीके की इकोनॉमी के लिए। एक बहुत ही सुंदर आपके लिए ग्राफ लेकर आया है। ये ग्राफ वर्ल्ड बैंक द्वारा है। इसमें बताया गया है कि कैसे जो जीडीपी है वो बढ़ी है थ्रू आउट द ईयर। 1970 की मैंने बात की थी, 1970 से 2018 का डेटा है गाइस। इसमें आप देखो जो डीप ऑरेंज है कलर की लाइन है, या आप कह सकते हो रेड है, वो रियल जीडीपी दिखाई है। एंड वो, और उसके बाद जो येलो लाइन है वो शो कर रही है रियल गुड्स ट्रेड। तो आप देखो सिंपली आपके लेफ्ट साइड में वो है जीडीपी 2010 की रियल वर्ल्ड जीडीपी प्राइसेस इन ट्रिलियन, एंड राइट साइड में भी आपको उस तरीके का वो पॉइंट्स दिख रहा है 10, 20, 30, 40, 50। इसमें आप देखो 1970 से चीज़ें अपने को स्टार्ट हुई। रियल जीडीपी किस तरीके से बढ़ी है एंड जो रियल गुड्स ट्रेड है वो किस तरीके से बढ़ के ऊपर गया है, और फिर बहुत तेज़ी से इसमें गिरावट आई है गैस। तो ये
ये चीज़ें हमें आज देखने को मिलेगी कि ट्रेड में बहुत ज़्यादा ही गिरावट देखने मिलेगा। एक और जो ग्राफ है आपके सामने, वो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन ने इसको दिया है पॉपुलेशन के ऊपर कि आने वाले टाइम में 60 और 65 से ऊपर कितने लोग और किन किन कंट्री में रहेंगे। 65 प्लस पॉपुलेशन रहेगी। तो इसमें अगर सबसे कोई ऊपर है तो आप चाइना को देखो 250, और ये पॉपुलेशन मिलियंस में है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 140। इंडिया का इसलिए आता है क्योंकि हम तो अभी यंग कंट्री है, लेकिन इंडिया का इसलिए आता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चाइना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे 60 प्लस लोग रहेंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेड पे बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है। ट्रेड की नीतियाँ, कि कैसे कंपनीज अपनी नीतियाँ बनाएंगी, इसको भी देखकर ही लोग, बड़ी बड़ी कंपनियाँ नीतियाँ बनाती है। उसी तरह यूएस, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, सब के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। बट हमारा मेन कंसर्न है दैट चाइना एंड इंडिया में ये जो आप कह सकते हो एज है, 60 प्लस का एज है, वो किस तरीके से बढ़ेगा। यूएन की ये रिपोर्ट थी गाइस। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जो है आने वाले टाइम में कितना है और कितना गिरेगा। ये है चेंज इन एम्प्लॉयमेंट इन 2020 कंपेयर टू 2019। ठीक है, ये जो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। वो बता रही 2019 से 2020 तक क्या चेंजेस आ गए एम्प्लॉयमेंट में। चाइना की बात करो तो वो तो गिर गया है। देखो, रेड में मेल्स है एंड ऑरेंज में वुमेन्स है, ठीक है, फीमेल्स है। तो देखो अब चाइना की बहुत तेजी से, चाइना एंड रसिया तो नेगेटिव में चले गए हैं भाई एम्प्लॉयमेंट में। अब देखो श्रिंक होगी जब इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ेगा ही। रिसेंटली आपने टिकटॉक का भी देखा होगा कि टिकटॉक सडनली ओवरनाइट किस तरीके से गिर गई। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल्स जा रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक करेगी। वहीं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दिख तो ज़्यादा रहा है गाइस, लेकिन ये रेशियो है फीमेल्स एंड मेल के लिए कि कितना रेशियो है। और आने वाले टाइम में ये चीज़ें ये नहीं दिखा रही एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, ये बस दिखा रही है कि एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस कितने आए हैं। तो लेकिन इसका जो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट आप कैसे चिंताजनक बात है वो ये, अगर वर्ल्ड को कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है चाइना एंड रशिया नेगेटिव में जा रहा है, और इसका असर पूरे दुनिया में पड़ेगा। कोई बचने वाला है नहीं, क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। अब हम चेंज की बात करेंगे, आखिर बदलाव क्या हुआ। आज बहुत ही ज़्यादा टेंशन है पूरे वर्ल्ड में। 2008-9 में जब फिनेंशियल क्राइसिस आई थी, अभी अभी हम उससे उबरने की कोशिश कर ही रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी कोरोना वायरस ने फिर से इसको अटैक किया है और इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ेगा इसका। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड्स है, बैंक लोन्स है, सप्लाई चेन, सब पे असर पड़ने वाला है, और ये सब सिकुड़ेंगे, और ये जो इसके रिलेटिव वर्ल्ड GDP है, इस पे इसका असर पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। इसके दो मेजर डिसएडवांटेज होंगे। क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इन सबको आप प्लीज़ अच्छे से नोट करना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कहीं भी देखने को मिल सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन की ग्लोबलाइजेशन है क्या, या आपको ऐसे लिखना पड़ जाए, और आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे, तो पहला है कि देयर इज अ टेंशन बिटवीन मोर रीजनल ट्रेडिंग पैटर्न एंड ग्लोबल फिनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल फिनेंशियल सिस्टम और ट्रेड दो अलग खेमे बटेंगे। देखो ब्लॉक्स की बात हो रही है कि ग्लोबल जो फिनेंशियल सिस्टम है, पहले से हमने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है गैस, कि पैसे का लेन देन कैसे, ट्रेड कैसी, टैरिफ कैसे, रूट्स। तो रूट्स मतलब कहने का मतलब ट्रेड रूट्स जो एयर एंड बाई वाटर है। तो एक चेन, एक सिस्टम ओवर, मतलब पूरे बहुत सालों में हमने इसको बनाया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। ठीक है, आपने स्वेज कैनल को देखो, इतना इन्वेस्टमेंट करके बनाया वो चीज़, तो वो अब रीजनल कह सकते हो ट्रेड के लिए यूज़ होगी ना कि। तो एक जो फिनेंशियल सिस्टम हमने बना रखा था और रीजनल ट्रेडिंग पैटर्न है, इसके बीच में क्लास देखने को मिलेगा, ये एक डिसएडवांटेज है। एंड फर्म जो है वो हायर करेगी अनस्किल्ड वर्कर को, ठीक है, चीपेस्ट प्लेस्ड इन ईच रीजन। सारे रीजन में, मान लो एशिया है, तो एशिया में आप जानते हो यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर कितने हैं, ठीक है, तो ऐसे भी मैक्सिमम जगह ऐसे लोग हायर होंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर लगभग लोग ख़त्म ही कर रहे हैं। आप देखो हमारा देश भी आज बात कर रहा है आत्मनिर्भर होने का, और आप ये सोच के देखो, अगर सब कोई आत्मनिर्भर ही हो गया, तो क्या ग्लोबलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट शुरू हुई थी, जिसने दुनिया को बहुत तेज़ी से बाहर निकाला, क्या वो कभी सक्सेस हो पाएगी। तो चलिए इसके बारे में बाद में थोड़ा बात करेंगे। अभी हम देख रहे थे कि अनस्किल्ड वर्कर जो है, उनको चीपेस्ट रेट पे उनको उस रीजन में लिया जाएगा काम करवाने
के लिए। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एंड टैक्स डॉगिंग विल बी इवन हार्डर टू सॉल्व। क्लाइमेट चेंज, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्लाइमेट चेंज आप कहोगे ग्लोबलाइजेशन हमने बहुत तेज़ी से किया, तो ग्लोबलाइजेशन में ये चीज़ स्लो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर हम एक एग्रीमेंट पे थे कि ठीक है हम सब मिल के कार्बन एमिशन कम करेंगे, लेकिन रीजनल में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। अमेरिका जैसे कि आप देखो कि क्योटो प्रोटोकॉल से हट चुका है, उसी तरह बहुत सारे लोग हट के अपने डेवलपमेंट के सिर्फ अपने लिए लग जाएंगे। चाइना जैसी कंट्री ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगी, ठीक है, कार्बन एमिशन जो कि सबसे ज़्यादा करती है। तो इस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज एंड टैक्स डॉजिंग से नहीं बच पाएंगे गैस, और इसको वर्ल्ड कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं रह जाएगी, और इसको सॉल्व करना इन चीज़ों को बहुत हार्ड रहेगा। तो ये दो मेन डिसएडवांटेज थे गैस। नाउ इंडिया की पोजीशन की अगर बात करें तो इंडिया के लिए तो कुछ अच्छी न्यूज़ है। आईएमएफ ने अपने लेटेस्ट एस्टीमेट्स में 2019 में बताया था दैट 2019 वाज द ईयर व्हेन इंडिया ओवरटुक यूके। ये तो आपको पता ही है, यूके एंड फ्रांस को हमने एज अ इकोनॉमी हमने ओवरटुक करके वी बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2025 और 2025 तक हम जर्मनी को ओवरटुक कर लेंगे एंड 2030 तक हम जापान को ओवरटुक कर लेंगे। अब ये मत समझना कि मैं गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहा हूँ, ये है आईएमएफ, ठीक है, इंडियन मॉनेटरी फंड्स जो है उनका ये है, उन्होंने ये चीज़ें निकाली है। तो टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिहाइंड चाइना एंड यूएस, इंडिया जो है जर्मनी एंड जापान को भी पीछे छोड़ देगा 2025-2030 तक। लेकिन अगर ये ग्लोबलाइजेशन आता है गैस तो ये चीज़ें दिक्कत कर सकती है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रेट ऑलरेडी डिफरेंट एजेंसीज बहुत ही कम दिखा रही है, ठीक है। तो ये था। अब लास्ट में आपको अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ गैस, ये जो आत्मनिर्भर भारत एंड सेल्फ रिलायबल की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सेट किया है, जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है, हमें उस तरीके से ही चलानी चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कोऑपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारी फैमिली बड़ी रहेगी तो हम किसी प्रॉब्लम से आराम से जूझ पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो किसी एक के बस की बात नहीं है। कोई एक देश इससे नहीं लड़ सकता, भले उसको बढ़ा सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते। तो सेल्फ रिलायबल हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे हो सकते हैं, बट सारे चीज़ों पे नहीं हो सकते सेल्फ रिलायबिलिटी की, जहाँ तक बात आ रही है गाइस। एंड वर्ल्ड पीस की बात है तो वर्ल्ड पीस भी कहीं ना कहीं स्कैटर हो सकता है इस सिस्टम से। तो ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से आ रही, आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि इन चैलेंज को सीरियसली लेकर एक टेबल पर बैठने की और बात करने की, ताकि डेवलपमेंट कभी हिंडर ना हो। ऐसा ना हो कि इन दो देशों के बीच में रेस में पूरी दुनिया और मानवता पिछड़ जाए, जैसे कि कोरोना वायरस के मामले में पिछड़ रही है। आप देखो पूरे देश, आज दुनिया एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं, जिसको जहां मौका मिल रहा है एक दूसरे को ब्लेम करे, तो ऐसे दुनिया नहीं चलती। तो इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन को, मेरा ऐसा मानना है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव है कि ये प्लैनेट हमारा घर है, हम इसमें रहते हैं और ये पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है। आज हम एक चीज़ समझ चुके अच्छे से कि किसी एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरे पे उसी तरीके से ही पड़ने वाला है, कोई उससे बचने वाला नहीं है। तो हमें मिलकर रहना चाहिए एंड ट्रेड वॉर्स एंड टेरिफ वॉर्स जो है टेबल पे बैठ के गवर्नमेंट्स को सॉल्व करना चाहिए। सो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहिए एंड हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की तरह, उस तरीके से बढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस। आज हमने बहुत अच्छे डिटेल में बात की ग्लोबलाइजेशन के बारे में। प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड। हम आते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।